गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं यार हम। काइनेमेटिक्स हमारा प्रोग्रेस चल रहा था और काइनेमेटिक्स में ही हॉरिजॉन्टल मोशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया है। हमें एकदम नया टॉपिक स्टार्ट करना है, जो कि ऐसा टॉपिक नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा ग्राफ सेपरेटली नहीं बताते हैं, बट मैं ग्राफ को एज अ पूरा सेपरेट टॉपिक बताता हूँ। रीज़न ये है कि ये सिर्फ काइनेमेटिक्स में नहीं यूज़ होने वाला है। कोई भी चैप्टर हो फिजिक्स का, ग्राफ्स उसमें होंगे ही। ठीक है, सो ग्राफ्स के क्वेश्चन आपको हमेशा किसी भी चैप्टर में मिल सकते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ग्राफ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा। तो पहले मैं एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि ग्राफ में क्यों रिसेंट डेज में क्यों रिसेंट डेज में ग्राफ के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सो अगर आप रिसेंटली देखेंगे कोई भी एग्जाम होगा, सो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्राफ्स के। रीजन मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि एक पार्टिकल को मैंने ऊपर थ्रो किया, ठीक है, वो कितने टाइम बाद कहाँ पे पहुंचा। सपोज 10 सेकंड में यहाँ पर पहुंचा, 12 सेकंड में यहाँ पर है, 14 सेकंड में यहाँ पर है, कुछ रैंडम सा है। तो अगर मुझे आपको क्वेश्चन पूछना है तो मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, या फिर ये वाला पूछूंगा, या फिर ये वाला पूछूंगा। ग्राफ के थ्रू सारी चीजें एक साथ पूछी जा सकती हैं। अगर मैंने आपसे पूछा कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ, तो आप देख के बता सकते हो ना। अगर आपका ग्राफ सही है तो आप बता सकते हो कि यार 10 सेकंड में वो इस हाइट पर था, ठीक है, 12 सेकंड पे वो इस साइड पे था, डन। 14 सेकंड में वो नीचे आ गया, फिर लेट से 16 सेकंड में और नीचे आ गया। सो जिसकी सारी वैल्यूज सही हैं वही तो ग्राफ करेक्ट कर पाएगा ना। तो इसलिए ग्राफ के क्वेश्चन इस समय ट्रेंडिंग में होते हैं कि बहुत सारा डेटा आपसे पूछ सकता है, बहुत सारा डेटा आपसे पूछ सकता है ग्राफ से। सो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि ग्राफ क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बड़ा ही लार्ज डेटा आपसे एक सिंपल क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफ्स के बारे में बातें करते हैं। तो पहले थोड़ा सा एक बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं कि ग्राफ्स में क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ग्राफ मतलब दो एक्सिस के बीच में एक रिलेशन होता है, दो क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन होता है। सो एज वी नो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो पहले हमें सीखना होगा कि इस ग्राफ का नेम क्या होगा। सो इस ग्राफ का जो नेम होगा वो होगा, नेम ऑलवेज y को पहले रखते हैं। सो इस ग्राफ का नेम कुछ इस तरीके से रखा जाता है, y वर्सेस x ग्राफ। ठीक है, सो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है, y को पहले प्रेफरेंस देते हैं, x को बाद में। सो इसका नेम होगा y वर्सेस x ग्राफ। मतलब अगर मैंने यहाँ पे रखा है टाइम और यहाँ पे रखा है लेट से हीट, सो ये ग्राफ होगा टाइम वर्सेस हीट। मतलब जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है कि ड्रॉ हीट वर्सेस, हीट को क्यू से, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते, ड्रॉ हीट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो आपको समझना है हीट वर्सेस टाइम मतलब हीट को क्यू में रखना है, टाइम को एक्स में रखना है। और अगर पूछेगा टाइम वर्सेस हीट मतलब टाइम को वाई में रखना है और हीट को एक्स में रखना है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डेटा उल्टा हो जाएगा ना अगर सही से नहीं कंसिडर करेंगे। तो पहली चीज तो हमें इसका ये समझना है कि नेम क्या होगा। डन, अच्छा। फिर इसके बाद इस ग्राफ से हमें दो टाइप की चीजें पता चलती हैं। ठीक है, नंबर वन डायरेक्ट क्वांटिटी और नंबर टू है हिडन क्वांटिटी। अच्छा, डायरेक्ट क्वांटिटी और हिडन क्वांटिटी का मतलब क्या है। डायरेक्ट क्वांटिटी का मतलब ये है कि सपोज सपोज ये y वर्सेस x ग्राफ है, तो इसकी जो डायरेक्ट क्वांटिटी है वो है y। सो इसकी जो डायरेक्ट क्वांटिटी है वो है y। ठीक है, y डायरेक्ट क्वांटिटी का मतलब है y। मतलब अगर मैंने ग्राफ बताया कि लेट से मैंने कुछ ऐसा रैंडम सा ग्राफ ये वाला बनाया, ठीक है, डायरेक्ट का मीनिंग ये है कि सपोज यहाँ पर वैल्यू है x इज इक्वल टू 2 और ये x इज इक्वल टू 4, ये x इज इक्वल टू 1, ठीक, और ये है x इज इक्वल टू 3।
ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि y is maximum when y is maximum, so you can simply see at x is equal to 2, y is max, this is the value of y max। ठीक है। अच्छा, अभी काफी सारे स्टूडेंट्स को ये भी थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि x और y रीड कैसे करते हैं। x डायरेक्शन मतलब होता है आपको डेटा चेक करना है एट विच पॉइंट यू वांट टू चेक। सो सपोज 1 2 3 4 है, हमें 4 पे चेक करना है, तो वो जो लाइन ड्रॉ होगी ग्राफ, आपको चेक करना है 4 पे ये ग्राफ कहाँ पे कट हो रहा है, ये, तो ये जो ग्राफ है ये वैल्यू ऑफ y होती है बेसिकली। सो ये जो ग्राफ का पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एट व्हाट x द वैल्यू ऑफ y। ओके, सो ये चीज थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है। सो मैंने पूछा कि डायरेक्ट क्वांटिटी मतलब क्या है, y देख के बता सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं एट, देख के बताने का मतलब है एट x इज इक्वल टू 3, y क्या है, आपसे क्वेश्चन है एट x इज इक्वल टू 3 y क्या है। सो लेट्स से ये वैल्यू y की है 10 और ये वैल्यू है y की 20। ठीक, तो अगर मैंने पूछा x इज इक्वल टू 3 पर y कितना है, तो मतलब आपको क्या है 10। ये हो गई डायरेक्ट क्वांटिटी, मतलब बस आपको ग्राफ देखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ग्राफ में देखना है वैल्यू और आंसर कर देना है, इस चीज को बोलते हैं डायरेक्ट क्वांटिटी। बट कुछ हिडन क्वांटिटीज होती हैं, मतलब जो आपको देख के नहीं बता सकते हो, आपको कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो हिडन क्वांटिटी कुछ इस तरीके से होती हैं, जैसे मैं पहली बात करूं, नंबर 1 स्लोप। ठीक है, या रितेश एनी डाउट? ओके, सो हिडन क्वांटिटीज का मतलब है स्लोप। आप सोचो कि आपसे पूछ लिया कि एट एक्स इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू 3 जेड क्या होगा, एट एक्स इज इक्वल टू 3 जेड क्या होगा। डू यू नो द जेड? नो, इस ग्राफ से जेड बता सकते हैं क्या? नहीं, बट लेट से जेड इज डिफाइंड बाय द स्लोप। ठीक है, सो मैं बोल रहा हूं जेड इज डिफाइंड बाय अ क्वांटिटी कॉल्ड वाई बाई एक्स। ठीक, सपोज मैंने स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ किया, स्पीड वर्सेस टाइम, सो स्पीड बाय टाइम क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। क्लियर, सो जेड क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। सो इस टाइप में हम बोल सकते हैं कि सपोज आपसे पूछा है एट एक्स इज इक्वल टू 3 जेड क्या होगा, तो जेड अगर है वाई बाई एक्स तो हम उसको नेम क्या देते हैं, स्लोप। ठीक है, तो अगर आपको स्लोप चेक करना है किसी भी क्वांटिटी का, अभी मैं आगे बताऊंगा, अभी ये टेंशन नहीं लेना है कि स्लोप होता क्या है, अभी के लिए बस सिर्फ समझना है कि हिडन क्वांटिटी एक होती है स्लोप। स्लोप हो सकती है, और स्लोप हम कैसे निकालते हैं, स्लोप अगर हमें चेक करना है, क्वांटिटी इन स्लोप वो होगी y ओवर x। ये एक हिडन क्वांटिटी होती है, हम कभी भी क्वांटिटी इन स्लोप बता सकते हैं। एक और हिडन क्वांटिटी होती है, दैट इज एरिया अंडर द कर्व। ये दोनों चीजें मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि होती क्या है, बट मैं आपसे पॉइंट ये पूछना चाह रहा हूँ कि लेट से आपसे रैंडमली पूछ लिया एट एक्स इज इक्वल टू 3 बताइए, लेट से कोई क्वांटिटी p, कुछ भी एक रैंडम सा नंबर मैंने दे दिया है, कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है। सो एट देन मेरा कहने का मतलब ये है कि p डिफाइन है अगर x इंटू वाई से, सो उस चीज को हम बोलते हैं एरिया। ठीक है, सो क्वांटिटी इन एरिया, जो एरिया में हिडन होगी वो क्वांटिटी को हम बोलते हैं y इंटू एक्स से। ठीक, तो इस तरीके से दो चीजें हम इसमें फाइंड कर सकते हैं, एक क्वांटिटी होती है डायरेक्ट y देख के बता देते हैं, और एक क्वांटिटी होती है जो हम सॉल्व करके बता देते हैं। तो मुझे लगता है ये अभी इतना आपको समझ नहीं आएगा, बट मैं भी एक एग्जांपल देता हूँ और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली करना क्या है। सो एग्जांपल के थ्रू देखेंगे एक आइडिया। सपोज हमें हमें एक ग्राफ दिया है, ठीक है, हमें ग्राफ दिया है, दैट ग्राफ इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम, that graph is velocity
वर्सेस टाइम। ठीक है, तो अब देखो इससे हम क्या क्या बता सकते हैं। हमें ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम दिया है, लेकिन हम क्या क्या बता सकते हैं आप ये देखिएगा। नंबर 1, पहला डायरेक्ट। डायरेक्ट क्वांटिटी में क्या है, डायरेक्टली क्या बता सकते हैं भाई, किस चीज का ग्राफ है, ये वेलोसिटी का ग्राफ है। सो डायरेक्टली हम क्या बता सकते हैं, वेलोसिटी बता सकते हैं। ओके गुड। सेकंड, मैंने बताया कि कुछ हिडन क्वांटिटीज होती हैं, वो एक्सेलरेशन। वेरी गुड। सो स्लोप अगर हम देखें, सो स्लोप मैंने क्या बताया, y बाई एक्स बताया ना स्लोप। सो इसका मतलब y में क्या है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। सो वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, हमें पता चल गया कि कौन सी क्वांटिटी हमें यहाँ पे आ जाएगी, एक्सेलरेशन। यस, ओके गुड। एंड द थर्ड वन विल बी एरिया। और मैंने बताया एरिया कैसे निकालना है, एरिया निकालना है x इंटू वाई से। सो x इंटू वाई मतलब क्या हो जाएगा, x में है टाइम, सो बेसिकली हो गया वेलोसिटी, या लेट्स से y इंटू एक्स लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन सेम होता है। सो y इंटू एक्स अगर लिख दिया, सो y इंटू एक्स हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम, इंटू टाइम। सो वेलोसिटी इंटू टाइम एक्चुअली डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से है कि ग्राफ हमें एक दिया है, लेकिन हम कितनी क्वांटिटीज बता सकते हैं, 3। हम v भी बता सकते हैं, a भी बता सकते हैं और s भी बता सकते हैं। समझ आया कि ग्राफ्स का आइडिया क्या है, एक ग्राफ और आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, एक ग्राफ और आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अच्छा, लेट्स से आपसे एक नई चीज पूछ रहा है, मैं एक और चीज ऐड करूंगा जो कि इसका पार्ट नहीं है। लेट्स से 4th नंबर है, एक नई चीज आपसे पूछ लेते हैं लेट्स से, और लेट्स से वो क्वांटिटी है फोर्स। बताओ फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, वीटी ग्राफ आपको दिया है और फोर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, मास चाहिए ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे निकाल रहे हैं हम, एरिया से, मास इनटू एरिया। तो इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। तो ये पॉइंट था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये लिमिटेड है डेटा, डेटा लिमिटेड है सिर्फ 3 क्वांटिटीज के लिए। उसके बाद ये 3 क्वांटिटीज कहाँ कहाँ यूज होके कितने नए फॉर्मूले बना सकती हैं, वो आपको एज पर द क्वेश्चन समझना पड़ेगा। सो अगर आपको याद हो कि सर आपने, या मास इनटू स्लोप। सर मास इंटू स्लोप अच्छा ना। ओके ओके सॉरी, या एक्सेलरेशन इज स्लोप। ठीक है, अच्छा अभी अगर हम बात करें तो आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की होंगी, लाइक क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा करंट के बारे में। सो करंट का अगर मैं एक फॉर्मूला देखूं, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं R फाइंड करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, V बाई आई। मतलब वी आई कर्व का स्लोप क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इसका मतलब कभी अगर आपको ऐसे V और I कर्व दिया है, तो अगर आप उसका स्लोप निकाल दें तो बेसिकली क्या निकाल देंगे आप, रेजिस्टेंस निकाल देंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ग्राफ सिर्फ काइनेमेटिक्स में लिमिटेड नहीं है, ग्राफ के यूजेस आप किसी भी चैप्टर में कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक सिंपल सी सॉल्विंग है। ठीक है, सो ग्राफ का यूज आप कभी भी कर सकते हो, ये सिर्फ एक सिंपल सॉल्विंग है। ये सॉल्विंग क्या है, इधर डायरेक्ट पूछेगा या स्लोप पूछेगा या एरिया पूछेगा। आप पॉइंट ये है कि डायरेक्ट तो आप देख के बता दोगे, स्लोप और एरिया आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सो अब हम फोकस करेंगे कि हाउ टू फाइंड स्लोप एंड हाउ टू फाइंड एरिया। सबको समझ आया कि यूज क्या है, यूज है कि ग्राफ्स में स्लोप और एरिया इन दोनों का बहुत यूज है। तो अब हम सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट स्लोप एंड हाउ टू कैलकुलेट एरिया। डन, ओके। तो पढ़ लेते हैं हम थोड़ा डिटेल में किसके बारे में, स्लोप के बारे में। अच्छा, स्लोप के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि स्लोप है क्या, किस तरीके से हम डील करते हैं। सो बेसिकली स्लोप दो तरीके से डिफाइन है। अगर एक स्ट्रेट लाइन है, स्लोप दो तरीके से डिफाइन है, किन के लिए स्लोप डिफाइन है, अगर एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो अलग होगा, और अगर वो एक कर्व है तो अलग होगा। अच्छा,
स्ट्रेट लाइन के लिए कैसे डिफाइन है, देखें स्ट्रेट लाइन मतलब ये फिगर बना है, सपोज ऐसा एक लाइन बनी हुई है, तो उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो इसका स्लोप होता है प्रोपोर्शनल टू द, और वी कैन जस्ट से ये जो स्लोप होता है ये डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टल से इसका इंक्लिनेशन कितना है, ये थीटा कितना है, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन के लिए अगर बताएं, सो स्लोप जो डिफाइन होता है इट डिपेंड्स अपॉन inclination of line from x-axis, ठीक, and the formula for slope is equal to tan theta, ठीक है। सो बेसिकली इस लाइन का tan थीटा हम जो निकालते हैं उसको हम स्लोप बोलते हैं। सो मैं यहाँ पे फिर से एक बार अच्छे से फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका एक्स एक्सिस के साथ, अब एक्स एक्सिस मतलब इस तरीके से मत देखने लगना इंक्लिनेशन, एक्स एक्सिस मतलब एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन, ठीक, दिस इज इंक्लिनेशन। ये हो गया इंक्लिनेशन, और इंक्लिनेशन जितना ज़्यादा होगा स्लोप उतना ज़्यादा होगा, और tan थीटा पे डिपेंड करता है, और आपको tan थीटा की वैल्यूज आती ही है, ठीक है। अच्छा, कर्व के लिए क्या होता है स्लोप, कर्व के लिए, सो कर्व के लिए डिपेंड करता है, इट इज द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट at that point, ओके इसका मतलब क्या हुआ, देखें सपोज एक कर्व बना देता हूं मैं इस फिगर में, मैं अब यहाँ पर एक कर्व बना देता हूँ और उसका स्लोप आपसे पूछता हूँ कि यार इसका स्लोप क्या हो सकता है, लेट्स से ये कर्व है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि यार लाइन का आप कभी भी देखो, लाइन का स्लोप ऑलवेज कांस्टेंट है, ये लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आप इसका कहीं पे भी एक्स एक्सिस से एंगल देखोगे वही रहेगा, ये एंगल नहीं बदलेगा, ठीक है, अभी भी थीटा है। तो इसका जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, फॉर अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो इससे कितना डेटा पता चलता है, मैं एक बात बताऊं, सपोज कोई चीज है, अगर सपोज ये एक लाइन है और फिर ऐसे एक कर्व है, और ये ग्राफ है v पोटेंशियल वर्सेस करंट। याद है मैंने बताया था पोटेंशियल और करंट का स्लोप क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप ग्राफ देख के बता सकते हो कि सर ये एक ऐसा मटेरियल है जिसका स्लोप जब तक ये लाइन था तब तक क्या था, कांस्टेंट था। मतलब सर ये एक ऐसा मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट था, फिर थोड़ी देर बाद कर्व आ गया, मतलब स्लोप चेंज होने लग गया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरिएबल हो जाएगा। सो जस्ट बाय द ग्राफ आप बता सकते हो बहुत सारा डेटा कि सर स्लोप कांस्टेंट है या वेरिएबल है। समझ आया सबको कि सिर्फ स्लोप देख के हम बता सकते हैं कि ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है, ठीक है। तो बात करते हैं कर्व का स्लोप कैसे डिफाइन है। रीड करें लाइन, इट इज द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एट दैट पॉइंट, मतलब कर्व का हर पॉइंट पे अलग होता है स्लोप। तो अगर मुझे लेट्स से ये वाले पॉइंट पे चाहिए तो आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। सो लेट्स से इसकी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब क्या है, इट्स टेंजेंट एट दैट पॉइंट, उस टेंजेंट का क्या स्लोप है उसको हम बोलते हैं उस पॉइंट का स्लोप। तो देखो ये हो गया टेंजेंट का स्लोप, मान लेते हैं ये है θ1, ठीक। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट टारगेट करते हैं, लेट्स से ये है एक पॉइंट, अब यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, अब इसको हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरा मीनिंग, ये हो गई। सो ये हो गया θ2। अब बताओ
क्या हो रहा है, θ2 कम है, θ2 इज लेस देन θ1। तो आपको पता है कि यार थीटा अगर कम है तो tan भी कम होगा, tan θ2 विल आल्सो बी लेस देन tan θ1। तो इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं इन पॉइंट्स को नेम दे देते हैं P एंड Q। सो मैं ये बोल दूंगा स्लोप एट Q, स्लोप ऑफ Q इज लेस देन स्लोप एट P। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये किस टाइप का कर्व है, ये अभी बहुत ज्यादा डिजाइन हो गई, मैं इस कर्व को थोड़ा डार्क करता हूँ। ये एक्चुअल डिक्रीजिंग। कर्व है, ये एक डिक्रीजिंग स्लोप का कर्व है, ठीक है। तो इसका मतलब इस कर्व की खास बात क्या है कि इस कर्व का जो स्लोप है वो क्या है, वेरिएबल है। किसी भी कर्व का स्लोप क्या होता है, वेरिएबल होता है, ये चीज हमें ध्यान देनी है। और स्ट्रेट लाइन का सेम होता है। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा चीजें याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में आपको अब इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप ऐसा ड्रॉ कर करके चेक करते जाओगे। तो हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक केसेस याद कर लेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक स्लोप जो है वो हम याद करेंगे कि किस टाइप के देखेंगे, किसका स्लोप पॉजिटिव होगा, किसका स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हमें वेरिएबल वगैरह तो समझ में आ गए हैं, अभी हमें सिर्फ एक चीज ऐड करना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप। तो कैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफाइन है, बड़ा ही सिंपल, क्या tan थीटा है ना स्लोप, तो बताओ यार tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, थर्ड में पॉजिटिव, पॉजिटिव। में नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये डेटा याद है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होगा। अगर 0 to 90 है तो पॉजिटिव है, ठीक है। अगर 90 to 180 है तो नेगेटिव है। अच्छा, अगर इधर भी गया, मतलब 0 to -90, एक्चुअली ये 270 है, बट हमने बताया कि इसे 0 से नीचे की तरफ भी कंसिडर कर सकते हैं, -90 है तो नेगेटिव भी होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप मैं डिफाइन कर देता हूँ। पॉजिटिव रहेगा व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, ये हो जाएगा पॉजिटिव स्लोप। और नेगेटिव स्लोप हो जाएगा व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, और थीटा इज लेस देन 0 डिग्री एंड ग्रेटर देन -90 डिग्री, ठीक है। बेसिकली ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपको चेक करना होता है कि लाइन किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। यूजुअली फर्स्ट और सेकंड से काम बन जाता है, थर्ड फोर्थ की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अभी मैं एग्जांपल वाइज समझाऊंगा, तो अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। टेंशन नहीं लेना है कि क्या होगा, अभी एग्जांपल देखेंगे और पूरी सारी चीजें समझ में आने वाली हैं, क्या करना होता है। तो मैं बहुत सारी लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखें, ये लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2, ये लाइन नंबर 3, ये लाइन नंबर 4, ये लाइन नंबर 5, ये लाइन नंबर 6, ये लाइन नंबर 7। मैंने बहुत सारी रैंडम लाइंस बना दी हैं। अब हम इनका स्लोप चेक करने वाले हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो पता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि सर ये लाइन किस क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये लाइन आपको लग रहा है कि ये लाइन क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। इसका मतलब ये है सेकंड में नहीं है। क्या ये क्वाड्रेंट एक्चुअली कुछ रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, ये क्वाड्रेंट सिर्फ बता रहा है कि लाइन कहाँ पर है। रिमेंबर, ये क्वाड्रेंट बता रहा है कि लाइन कहाँ पर है, ये क्वाड्रेंट स्लोप के बारे में नहीं बता रहा है। बिल्कुल याद रखें, ये क्वाड्रेंट स्लोप के बारे में नहीं बता रहा है। स्लोप का क्वाड्रेंट हमें खुद डिजाइन करना पड़ता है,
ठीक है, तो अगर कभी आपको आइडेंटिफाई करना है तो देखिए क्या करते हैं, आप खुद का एक क्वाड्रेंट ले लो, लाइन नंबर 1 में कहीं पे भी क्वाड्रेंट ले लो, लेट्स से मैंने यहाँ पर ले लिया। अब बताओ इस लाइन का एंगल कितना है, 0 to 90 है या नहीं है? है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा, समझ आया? यस अच्छा यस सर। अच्छा, लाइन 2 अभी देखें, मैं खुद ड्रॉ करता हूँ। लाइन 2 में कोई भी एक पॉइंट ले लो और क्वाड्रेंट बना दो, क्योंकि ये एक रेफरेंस पॉइंट है तो मैंने ये क्वाड्रेंट बना दिया। ठीक है, अब बताओ स्लोप इसका पॉजिटिव है नेगेटिव है? मोर देन 90 मोर देन नेगेटिव। 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव। जबकि नेगेटिव। लाइन किस क्वाड्रेंट में है, लाइन किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, फर्स्ट में। इसका स्लोप फर्स्ट में नहीं है। हाँ ठीक है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि स्लोप एक हिडन क्वांटिटी है, देख के कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसकी लाइन, लाइन मतलब वैल्यू इसकी पॉजिटिव है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन स्लोप पूछे तो स्लोप पॉजिटिव नहीं है, स्लोप फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, स्लोप को हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। चले थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड पे भी मैंने एक पॉइंट ले लिया, सब लोग देखें। अभी बताओ, अभी एंगल कितना है, एंगल कितना है? 0 0 जीरो, एंगल जीरो, जीरो। एंगल जीरो है, एंगल जीरो बहुत ही मैक्सिमा स्पेशल लाइन मिनिमा। है। एंगल जीरो, एंगल जीरो का मतलब होता है एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल जीरो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है बहुत ही बढ़िया जीरो स्लोप। इस लाइन को बोलते हैं जीरो स्लोप। क्यों? क्योंकि tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 जीरो होती है। चले बहुत बढ़िया, मैं फोर्थ लाइन को ड्रॉ करता हूँ। लेट से मैंने फोर्थ लाइन में यहाँ पर स्लोप अपना ड्रॉ कर रहा हूँ। सो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिए हैं 90 डिग्री 90 डिग्री। सो बताओ इसका स्लोप कितना है, 1 1 नहीं Not defined. नॉट डिफाइंड। ठीक है, not सो ये फोर्थ नंबर का स्लोप जो होगा, पॉजिटिव नेगेटिव बात ही नहीं करेंगे, इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है। सो इसका मतलब स्लोप जो होगा वो tan 90 डिग्री होगा। ठीक है, और आपको पता हो तो tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट बोल सकते हैं। सो अगर पूछे कि ये इसका स्लोप 90 डिग्री है क्या, नहीं, एंगल 90 डिग्री है, स्लोप तो क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, सो मुझे लगता है कि यार स्लोप के बारे में काफी कुछ आपको समझ में आने लग गया होगा। नंबर 5 देखते हैं। अभी मुझे लग रहा है तुरंत आइडिया लग गया आपको, तुरंत। अच्छा, एग्जाम में ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ करते रहना है, ये लाइन फील हो जाती है यार एग्जाम में। ऐसे ड्रॉ किया, साफ समझ में आ रहा है कि ये 90 से ज्यादा जा रहा है, तो ये स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव। अब एग्जाम में ड्रॉ तो करने की जरूरत नहीं है, 6 बताओ देख के, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। चलो फिर भी मैं तो ड्रॉ करूंगा ही, मैं ड्रॉ करके समझाऊंगा कि 6 वाला पॉजिटिव है बिकॉज लेस देन 90 है। ठीक है, सो ये पॉजिटिव स्लोप हो गया। अभी बताओ 7 नंबर, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव है। कैसे बता सकते हैं, ये देख के। तो क्वाड्रेंट नहीं देखने लगना है पहले से कि सर ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बना है, नेक्स्ट टाइम उससे कोई नहीं बोलेगा सर फोर्थ क्वाड्रेंट में बना है पॉजिटिव कैसे आ गया, नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी लाइन है, स्लोप नहीं है फोर्थ क्वाड्रेंट में। स्लोप तो हम खुद क्वाड्रेंट बना के चेक करते हैं। सो क्वाड्रेंट बना के चेक करें तो ये पॉजिटिव आया, अगर इसका चेक करेंगे तो ये नेगेटिव आने वाला है। ओके, तो मुझे लगता है स्लोप के बारे में सबको क्लियर हो गया है। बताओ अगर किसी को डाउट है, स्लोप कैसे चेक करते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ओके गुड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेरिएबल स्लोप देख लेते हैं। ओके, वेरिएबल स्लोप। चले मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप कराता हूँ, पूरा एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, आपको पूरा कैसे कवर करना है। देखें, सब पहले फिर से थोड़ा सा एक बार चेक करते हैं, सारी चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं, सारा डेटा गैदर करते हैं कि क्या क्या किया हमने। पहले मैंने समझाया कि ग्राफ्स का नेम कैसे रखते हैं। सो नेम कैसे रखते हैं, वाई वर्सेस एक्स, तो एक चीज़ ये समझ में आई।
फिर मैंने बताया कि ग्राफ से हम 3 चीजें फाइंड कर सकते हैं। क्या? एक तो डायरेक्ट देख के, एक तो हम देख सकते हैं डायरेक्टली किसे देख सकते हैं, ये जो y है, तो डायरेक्ट देख के आंसर बता सकते हैं। जैसे कि मैंने पूछा एट x इज इक्वल टू 3 y कितना है, तो मैंने डायरेक्टली देखा कि x3 से एक लाइन देखी और देखा कि वो y में कहाँ तक गई। ठीक है, सो ये हो गया हमारा कि एट x इज इक्वल टू 3 पर y कितना है 10, ये हुआ डायरेक्ट। फिर मैंने बताया कि 2 हिडन क्वांटिटीज होती हैं जो हम डायरेक्ट नहीं दिखती हैं, दैट इज स्लोप एंड एरिया अंडर द कर्व। कैसे डिफाइन है दोनों? स्लोप मतलब है y बाई एक्स का क्वांटिटी, मतलब स्लोप मतलब डिवाइड, ये समझ जाओ, स्लोप मतलब डिवाइड, और एरिया मतलब मल्टीप्लाई, एरिया मतलब मल्टीप्लाई। तो इन चीजों को मैंने एक अच्छे एग्जांपल के थ्रू देखा है जिससे आप लोग रिलेट कर पाए। जैसे हमें पता है कि लेट्स से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो ये v वर्सेस t ग्राफ है, तो डायरेक्टली हम क्या बता सकते हैं, देख के डायरेक्टली बता सकते हैं वेलोसिटी। ठीक है, ये सबको समझ आ गया। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि आपको पूछा इस टाइम पर देख लो वेलोसिटी कितनी है, वो हो जाएगी डायरेक्ट वेलोसिटी। फिर मैंने बताया स्लोप से क्या कर सकते हैं, तो बार बार बताया कि स्लोप मतलब क्या सोचना है, y बाई एक्स, मतलब y बाई एक्स। तो वेलोसिटी बाई टाइम मतलब क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब हम इससे एक हिडन क्वांटिटी बता सकते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, फिर हमें एरिया भी बता सकते हैं हम। एरिया क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है, v इंटू टी करना है। सो स्पीड इंटू टाइम क्या बन जाता है, डिस्टेंस बन जाता है, या फिर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो ये हिडन क्वांटिटी थी। अभी ऐसा नहीं है कि आप अपने एरिया को सिर्फ 3 क्वांटिटीज तक ही रखें, कुछ अदर भी पूछ सकता है। सपोज फोर्स पूछा है, हमें पता है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, सो मास तो पता ही होगा, एक्सेलरेशन हम ढूंढ सकते हैं कि वीटी ग्राफ गिवन है, मतलब स्लोप क्या है इसका, एक्सेलरेशन। सो स्लोप फाइंड कर लेंगे और m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। सो इस तरीके से अपने आइडिया को हम और भी ब्रॉडन कर सकते हैं, ये यहाँ पर टारगेट था हमारा। अच्छा, फिर हमने कहा यार कि डायरेक्ट तो पता चल जाएगा, डायरेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये स्लोप के बारे में सीखना है और हमें एरिया के बारे में सीखना है कि कैसे निकालते हैं। ठीक, तो स्लोप मैंने 2 तरीके से बात की कि ग्राफ 2 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1, ग्राफ हो सकता है स्ट्रेट लाइन, या ग्राफ हो सकता है कर्व। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेट लाइन का मैंने बताया कि जो इसका इंक्लिनेशन है एक्स एक्सिस से, वही बन जाता है हमारा, उसका tan थीटा बन जाता है स्लोप। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इसका एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन देखा और उसका tan जो हो गया वो हमारा बन गया स्लोप। फिर मैंने बताया कर्व का डिफाइन होता है, कर्व की टेंजेंट बना के स्लोप चेक करते हैं। सो अगर ये कर्व क्वेश्चन में गिवन था तो हमने इसकी टेंजेंट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे बना दी और उसका इंक्लिनेशन देख लिया कि टेंजेंट का इंक्लिनेशन कितना है हॉरिजॉन्टल से, तो वो बन गया हमारा स्लोप। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर देखा कि जो कर्व का स्लोप है वो वेरिएबल रहता है, कर्व का जो स्लोप है वो वेरिएबल रहता है बिकॉज डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग होता है। फिर हमने बात की कि स्लोप में पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखते हैं। तो हमने बताया कि ये जो इंक्लिनेशन थीटा है, अगर वो 0 to 90 के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो पॉजिटिव देना है, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव देना है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। बट डाउट ये होता है कि कुछ बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो सर किस क्वाड्रेंट में है, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सर ये किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो ऐसा नहीं है, ये लाइन किस क्वाड्रेंट में है ये नहीं देखना, हमें चेक करना है स्लोप किस क्वाड्रेंट में है, और स्लोप के लिए हम खुद एक पॉइंट लेकर डिजाइन करते हैं। तो सपोज ये रैंडमली ये लाइन यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉन है, ये लाइन, और मुझे बताना है इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो हमें ये नहीं देखना है कि ये लाइन किस क्वाड्रेंट में है, स्लोप के लिए खुद क्वाड्रेंट बनाते हैं, चूज अ पॉइंट, मेक योर ओन क्वाड्रेंट। अब बताओ लाइन किस क्वाड्रेंट में है, स्टार्टिंग फर्स्ट, क्लियर। तो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आंसर होता है tan का, तो इसलिए आंसर स्लोप का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरीके से हमने सारी लाइंस को देख लिया है यहाँ पर। ओके, तो ये था स्लोप के बारे में कि कैसे हम स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव देख सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वेरिएबल स्लोप की। वेरिएबल स्लोप नेम ही क्लियर है कि कर्व होगा, तो
तो बस आपको नेम थोड़े से चेक करते जाना है कि किस टाइप का स्लोप है ये। ठीक है, हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, 1 2 3 स्टैंडर्ड स्लोप में बना के रख रहा हूँ, आपको देख के बताने हैं कि वो किस टाइप के स्लोप है। ओके, सो ये वेरिएबल में ये 4 स्लोप ही बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको एग्जाम में इन्हीं 4 को यूज़ करना है, तो आपको कमांड पता होना चाहिए कि लाइन तो इस तरह ही हो सकती हैं, उसी तरीके से 4 स्लोप पॉसिबल है। ठीक है, सो वो 4 स्लोप्स किस टाइप में है वो हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, कि किनका क्या क्या मीनिंग है, कौन कैसा स्लोप है, ये हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा चलो डिस्कस करते हैं। पहले ये बताओ, ये स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, बताएं। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, वेरी गुड। सबको ध्यान देना है कि ये वैल्यू मत देखो कि वैल्यू इंक्रीजिंग है, वैल्यू नहीं, हम एंगल चेक करने वाले, टेंजेंट का एंगल देखो, टेंजेंट का एंगल अभी है ये, और फिर टेंजेंट होगी ये, देखो एंगल बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। सो वैल्यू बस नहीं देखनी है, एंगल देखना है। सो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, एंगल, अभी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, वैल्यू इज इंक्रीजिंग, बट अच्छी बात हमारे लिए है कि एंगल ऑफ टेंजेंट, एंगल ऑफ टेंजेंट इज आल्सो इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब ये स्लोप क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। अच्छा बताओ, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्लोप कैसा है। पॉजिटिव पहले पॉजिटिव बाद में नहीं, नेगेटिव कहीं पे नहीं पहुंचा है, जब तक ये 90 नहीं हो जाएगा नेगेटिव नहीं होगा, इस पॉइंट पे शार्प एकदम 90 है। 90 है। ठीक है, सो नेगेटिव अभी कहीं पे नहीं हुआ है, सब जगह पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव ही है। तो ये मैंने ड्रॉ किया और इस तरीके से इसका एंगल देखा, तो ये पॉजिटिव स्लोप है। तो थोड़ा सा मैं इसे हटा देता हूँ या फिर एक में ड्रॉ रखे रहता हूँ। ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग स्लोप है। अच्छा नेक्स्ट, सर अगर सेकंड वाला, फर्दर Decreasing. एक्सपांड किया फर्दर इंक्रीजिंग एक्सपेंड किया तो बदल जाएगा ग्राफ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फर्दर एक्सपेंशन मतलब फिर 4th नंबर वाला करवा जाएगा ना, सोचो, सॉरी 3rd वाला, अगर मैं इसको और फर्दर एक्सपेंड कर दूं तो वो तो 4th जैसा मैच होने लगेगा ना, 3rd यस जैसा। सो इसलिए मैंने सारे ग्राफ अलग अलग बना दिए हैं, तो टेंशन नहीं लेना आपको। अच्छा, अभी इस ग्राफ को देख लेते हैं, वैल्यू Decreasing. बताओ इसकी, वैल्यू वैल्यू पहले वैल्यू बताओ, वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीजिंग increasing, increasing, इंक्रीजिंग as this value goes forward the graph goes up. ठीक है, so this shows actually the value, so value means as x increases value इंक्रीज कर रही है, मतलब अगर ये VT ग्राफ होता सो V क्या होता, इंक्रीजिंग होता। ठीक है, लेकिन एंगल ऑफ टेंजेंट, एंगल डिक्रीजिंग ऑफ टेंजेंट, यस, डिक्रीजिंग वो डिक्रीजिंग है। सो एंगल ऑफ टेंजेंट वो डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब अगर हम इसके स्लोप की क्वांटिटी की बात करें, स्लोप मतलब मान लो VT ग्राफ होता तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसा होता, वो डिक्रीजिंग होता। डिक्रीजिंग ठीक है, सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, अगर ये ग्राफ मैं VT में बना दूं तो किसी को समझ आ रहा है कि ऐसा पॉसिबल है। देखें, मैं इस Yes. ग्राफ को अलग से बना के बता रहा हूँ, ये ग्राफ है VT ग्राफ, ऐसा, ये V है, ये T है, और मैं इसमें बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है बट एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है। समझ आया क्यों, क्योंकि वेलोसिटी मतलब यस वैल्यू है, वेलोसिटी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, ये y की वैल्यू बढ़ रही है, बट स्लोप जो है इसका वो टेंजेंट डिक्रीज होती जा रही है, टेंजेंट फ्लैट होती जा रही है, हॉरिजॉन्टल होती जा रही है। इस तरीके से देखें,
टेंजेंट ये है और ये टेंजेंट फ्लैट होती जा रही है, हॉरिजॉन्टल हो गई, तो इसका मतलब ये है कि स्लोप डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। बट बताओ स्पीड क्यों बढ़ रहा है जब अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है? कोई ऊपर जस्टिफाई जा करे। रहा है, क्या ज्यादा है? पार्टिकल इज गोइंग अप सर। पार्टिकल इज गोइंग अपसाइड नहीं यार, Max speed. I am saying acceleration is decreasing, but why speed is increasing? Just answer this. The question is very simple. Just answer this part only. अपोजिट साइड ट्रैवल कर रहा है। Nope. रिटार्डेशन। Time. टर्न हो अरे रहा है, रिटार्डेशन कहाँ हो गया? एक्सेलरेशन Time ज्यादा है। डिक्रीजिंग। स्पीड कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। नहीं वो तो ठीक है, मैं टर्न यही हो रहा है, बोल रहा हूँ। टर्न। अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो? रीजन Time चाहिए बढ़ रहा है। मुझे, रीजन। जैसे एक रीजन आपने बताया टर्न हो रहा है, गलत है, बट ऐसा कुछ रीजन बताओ हाउ इट इज पॉसिबल that acceleration is decreasing but speed is increasing. How it is possible? सर एक्सीलरेट बढ़ रहा है। नहीं यार, मैं खुद बोल रहा हूँ acceleration is decreasing. सर स्लोप ऊपर है इसलिए। ए यार So स्लोप distance और ऊपर है time स्लोप नहीं। नीचे। acceleration Max. डिस्टेंस और टाइम दोनों बढ़। नहीं नहीं, चलो ठीक है, तुम लोग अभी नहीं, तुम लोग अभी एसेंस नहीं समझ पा रहे हो। अच्छा सुनना, अभी क्वेश्चन समझना। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक पार्टिकल की स्पीड है 10, फिर हो गई 20, फिर हो गई 30, ठीक है? बट ड्यूरिंग दिस टाइम लेट्स से अभी एक्सेलरेशन था 10, अभी एक्सेलरेशन था 10, अभी एक्सेलरेशन हो गया 5। अब बताओ इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही है। यस Positive यस, ही है। दैट इज द पॉइंट। ओके, अब समझ आया। तो वैल्यू वाइज फील करके बहुत अच्छा आप लोग आंसर कर रहे हो, वेरी गुड यार। एक्सप्लेनेशन समझ आया कि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, बट एक्सेलरेशन है कैसा अभी? positive पॉजिटिव। पॉजिटिव का Positive. मीनिंग ये है कि स्पीड तो बढ़ती ही रहेगी, ठीक है? सो मुझे लगता है अभी सबको फीलिंग आ गई कि स्लोप जो है इसका अभी भी उसका साइन कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव। Positive. वैल्यू भले ही कम हो रही है बट Positive. पॉजिटिव है, इसलिए हमारा स्पीड वाला चीज वो बढ़ता ही जाएगा। तो ये तुम लोग को स्लोप पूरा समझ आया ना, क्या क्या डेटा निकाल सकते हैं वेरिएबल स्लोप से? यस सर। वैल्यू एक Yes, अलग sir. चीज है। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज विद द वैल्यू विद स्लोप। सो वैल्यू एक अलग चीज है, स्लोप एक अलग चीज है, तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान देते रहना है, ठीक है? चलो तो इसे इरेज करते हैं। अच्छी बात है कि वैल्यू लिखने पे समझ में आ गया तुम लोग को, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुम लोग को समझ आएगा, बट ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अभी थर्ड को एनालाइज करते हैं। थर्ड वाले में, अभी थर्ड वाले में अगर मैं आगे जा रहा हूँ, रिमेम्बर अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीजिंग। डिक्रीज हो रही है। Decrease. Decreasing. तो यहाँ पर मैं Decreasing. लिखूंगा एज एक्स इंक्रीजेज वैल्यू क्या हो रही है? Decreases. डिक्रीज। Increase. नाउ व्हाट अबाउट द एंगल विद एंगल ऑफ टेंजेंट बताएं। इंक्रीज। इंक्रीजेस। Increasing. increases अच्छा ये सबको समझ आ गया ना कि एंगल इंक्रीज हो रहा है कैसे? टेंजेंट बना लेते हैं। यहाँ पर अगर टेंजेंट लेके ये होगी इस तरीके से, बट यहाँ पर टेंजेंट होगी ऑलमोस्ट ऐसा। तो अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखूं, तो अभी देखो कम है, अभी देखो बढ़ रहा है। सो बेसिकली एंगल विद ऑफ टेंजेंट दैट इंक्रीजेज। तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा? Decrease. बढ़ रहा है। स्लोप कैसा हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा है। इसके स्लोप का साइन कैसा है? नेगेटिव। 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 क्यों? क्योंकि देखो ये लाइन नीचे आ गई है क्वाड्रेंट से। याद जीरो है से मैंने नीचे आ एक गया। बताया था कि इधर ये वाला हो तो पॉजिटिव है, अगर यहाँ गया तो नेगेटिव, या फिर इस थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में नीचे की तरफ आया तो भी नेगेटिव हो जाएगा। सो बेसिकली इसकी स्लोप की जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बट कैसा है? नेगेटिव। क्लियर? अच्छा, इसका मतलब ये कि इसका स्लोप कुछ ऐसा है, पहले होगा -5 मान लो, बाद में कितना होगा? माइनस तो रहेगा ना, -10, -15, माइनस लेट्स से 20। तो बताओ इस वैल्यू को ओवरऑल क्या बोलोगे?
इंक्रीजिंग बोलोगे क्या? डिक्रीज इंक्रीजिंग। तो Decrease. ये स्लोप का मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग है, ठीक है। ओवरऑल स्लोप अगर पूछोगे तो कैसा है? डिक्रीज कम हो रहा ओवरऑल Decreasing. स्लोप या Decrease. डिक्रीजिंग भाई। ओवरऑल स्लोप डिक्रीजिंग, ओवरऑल का Decreasing. मीनिंग मैग्नीट्यूड विद साइन, मैग्नीट्यूड विद साइन साइन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड विद साइन जो है वो डिक्रीजिंग है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ऐसा कुछ तुरंत ड्रॉ हो जाएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी ड्रॉ करना जब सिखाऊंगा तब आपको हो जाएगा। बस आपको माइंड में रखना है कि 4 ऑप्शंस होते हैं आपके पास बस, ठीक है। अच्छा, तो 4 ऑप्शंस कैसे रहते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे पूरा। चले नेक्स्ट। इस अब तो ये सिंपल हो गया सारी चीज़ें, मुझे लगता है सारा क्लियर है। एज एक्स इंक्रीजेस, बताओ वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज डिक्रीज हो रही है, वेरी गुड, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। फिर एंगल ऑफ टेंजेंट, डिक्रीज सो एंगल ऑफ टेंजेंट वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप वो क्या हो रहा है? डिक्रीज वो तो डिक्रीज हो रहा है एंगल के साथ में, बट इस स्लोप की खास बात है कि ये नेगेटिव है। सो ओवरऑल नेगेटिव में अगर इंक्रीज मैग्नीट्यूड ओवरऑल कम होगा, मतलब कुछ ऐसा एग्जांपल है कि -50, -20, -10, -5, -2, इस टाइप कुछ है। सो इसका मतलब ओवरऑल पे क्या सिचुएशन होगी? यस, ओवरऑल ओवरऑल स्लोप जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, Increase. ठीक है। मैग्नीट्यूड विद साइन इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे पास था कि हम किस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे इनको यूज करना होता है। आपको क्वेश्चन दिया होता है विच ग्राफ विल सेटिस्फाई द कंडीशन, ठीक है। और आपको कुछ कंडीशन दी हुई है दैट लेट्स से हमें कुछ पार्ट्स में डिस्कस करना है। लेट्स से ये ग्राफ बना हुआ है और एक पार्टिकल को पॉइंट ए से बी पे जाना है, समझना, ए से बी पे जाना है। तो कितने रास्ते हो सकते हैं ए से बी पे जाने के? एक रास्ता हो सकता है ऐसा, एक रास्ता हो सकता है ऐसा, और एक रास्ता हो सकता है ऐसा। समझ आया सबको? ग्राफ 1, ग्राफ 2, ग्राफ 3। अब आपको फिक्स रखना है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा, कौन सा नहीं करेक्ट होगा, ठीक। मान लेते हैं ये वीटी ग्राफ है, ठीक है। तो बताओ ग्राफ 1 क्या बता रहा है? स्पीड बताओ पहले, स्पीड कम हो रही है, ज्यादा हो रही? कम हो रही है कम हो रही है। कम हो रही. कम हो रही है, ठीक है। स्पीड कम हो रही है। उसके बाद एक्सेलरेशन, जीरो नहीं एक्सेलरेशन 0 है। कांस्टेंट स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन Constant कांस्टेंट है। कांस्टेंट। पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव नेगेटिव है, क्योंकि डिक्रीज हो रही है स्पीड। तो ये पार्ट हुआ। अगर ऐसा कुछ दिया है तो आप कौन सा ग्राफ बनाएंगे? पहला वाला ग्राफ बनाएंगे। अब दूसरा वाला ग्राफ बना लेते हैं। लेट्स से दूसरे वाले ग्राफ में क्या हो रहा है? स्पीड कम हो रही है, ज्यादा? कम हो रही है ज्यादा होगी. बढ़ के ज्यादा कम नहीं हो हो रही रही, है। वैल्यू कम ही हो रही है। सारे ग्राफ में वैल्यू कम ही हो रही है। इसको और अच्छे से अगर मैं बना दूं तो सिर्फ ये बना हुआ है, ठीक है। पहले स्लो हो रही है बाद में फास्ट ओके, सो स्पीड कम हो रही है, बट एक्सेलरेशन कैसा है? एक्सेलरेशन बताएं। बढ़ रहा है, मतलब ओवरऑल कम हो रहा है ओवरऑल एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। नेगेटिव साइन वगैरह के साथ अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल एक्सेलरेशन कम हो रहा है। एक्सेलरेशन मतलब ये है कि ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ओवरऑल इफेक्ट कम होने का मतलब ये है कि स्पीड को जो कम करने का कॉज है वो क्या है? एक्सेलरेशन है। ओवरऑल वो कॉज क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। सो देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग ओवरऑल। इसका मतलब ये है कि द cause for speed decrease, the cause for speed decrease is Acceleration. acceleration, and it is also reducing, which is reducing.
सो इसका मतलब क्या होगा कि विच इज रिड्यूसिंग का मतलब इफेक्ट क्या होगा, कम होता जाएगा। तो मतलब पहले तो बहुत तेजी से स्पीड डिक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होना कम हो जाएगी। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि पहले वो स्लो था, बाद में फास्ट होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एट द एंड आपको टेंशन नहीं लेना है, आंसर आपको सिर्फ ये पता होता है, इधर ए पॉइंट है बी पॉइंट है, आपको पता है कि आंसर क्या करना है, ए पे जाना है बी पे जाना है। 3 मेथड होते हैं। ठीक है, सपोज आपको ऊपर कहीं पे जाना है, ये पॉइंट ए है और स्पीड आपको बढ़ाना है, तो कितने मेथड हो जाएंगे, 3 मेथड। 3 methods. ये आपको चूज करना है विच वन इज करेक्ट। समझ आया? तो मुझे लगता है अभी आप लोग गेस कर लेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? ओके ओके गुड। अभी थोड़ा सा मैं एग्जांपल को और मॉडल करता हूँ और लॉजिकल पर्सपेक्टिव पे बताता हूँ। ठीक है, एक लॉजिकल एस्पेक्ट कैसे गेस कर सकते हैं, लॉजिकल बताता हूँ, आप फील करके देखेंगे। लेट्स से आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम दिया है। ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ठीक, आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचना है और आप डाउट में है कि कौन सा ग्राफ आपको चूज करना है। लेट्स से ये और ये। हमने 3 ग्राफ यहाँ पर बना दिए, 1 2 3। ठीक है, आप समझे, ये जो पार्टिकल है थ्रोन अपवर्ड है अगर, तो कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा? चूज द ग्राफ, चूज द ग्राफ। रिमेंबर, जस्ट वेट, अभी कोई आंसर नहीं करेगा। चूज द करेक्ट ग्राफ path if particle is thrown up। अब आपको चूज करना है। अच्छा, तो ये बताओ, जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी में किसी को ऊपर फेंकते हैं पार्टिकल को, तो आप फील करके बताओ, क्या वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है ईच सेकेंड? नो, No, sir. बाद में क्या होता जाता है, स्लो होता जाता है कम ना। स्लो होता है। यस सर। हाँ, तो अब बताओ कौन सा ग्राफ सही होगा, 1 2 3 में से कौन सा? 1 1 First. 1 ओके, 1 वाला। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर आप देखो तो इसका स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जबकि इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है। Increase हो रहा है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक लॉजिक आपको बताने वाला था, वो लॉजिक है क्या, मिड लाइन लॉजिक। सो लॉजिक है कॉल मिड वैल्यू लॉजिक। ये मिड वैल्यू लॉजिक क्या होता है, ये आपको कोई भी ग्राफ जस्टिफाई करने में क्लियर रहता है, देखना। अच्छा, तो देखो पहले ग्राफ में क्या है, अगर आपने एक मिड लाइन बना दी है, मिड लाइन बना दी है, तो आप उसका इफेक्ट समझना। सपोज ये है स्टार्ट, ये पॉइंट क्या है, स्टार्ट। तो अगर वो ग्राफ नंबर 3 फॉलो करेगा, तो देखो वो कहाँ पर है, बहुत ही कम पोजीशन पे है। ग्राफ नंबर 2 फॉलो करेगा तो कुछ यहाँ पर है, और ग्राफ नंबर 3 फॉलो करेगा तो ये होगा। तो दोनों ग्राफ में देखो, ग्राफ नंबर 1 में फर्स्ट हाफ में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, देख रहा है ना। फर्स्ट हाफ में उसने ज्यादा हाइट ट्रेवल की, टोटल हाइट है ये, टोटल हाइट है ये मैक्स। तो देखो वो फर्स्ट हाफ में ही कितना ऊपर पहुंच गया है, दिख रहा है। सो फर्स्ट हाफ में मोर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। अच्छा, ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ, आप लोग सोचेंगे ये क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि 50% क्वेश्चन में फिगर दे देता है ग्राफ के क्वेश्चन में, और 50% में आपको ड्रॉ करना होता है। तो जब हम ऑप्शनल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ऑप्शन देख के काम करें ना, हम क्यों खुद से बहुत ज्यादा दिमाग लगाएं, हम ऑप्शन देख के सॉल्व करेंगे कि कौन सा करेक्ट होगा। सो कौन सा करेक्ट होगा, आप एक हाफ लाइन ड्रॉ कर दो, और आपको पता है फर्स्ट हाफ में मोर डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 में। तो यही तो खास बात होती है मोशन अंडर ग्रेविटी की, कि फर्स्ट हाफ में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेम डिस्टेंस इन बोथ हाफ।
सेम डिस्टेंस इन बोथ हाफ। और थर्ड में क्या है, Less देखो is फर्स्ट में equal बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल की है, सो फर्स्ट हाफ लेस डिस्टेंस। लेस डिस्टेंस, to drop वाली। ड्रॉप वाली फीलिंग आएगी। तो इसका मतलब लेट्स से अगर मैं आपको, ये तो करेक्ट हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चूज अपवर्ड के लिए आंसर होगा नंबर 1। ठीक, अगर इसका मतलब आप लोग समझ गए कि लेट्स से मैंने ग्राफ बनाया कि वो बी हाइट से, ये हाइट ड्रॉप किया है और वो ए तक पहुंचा है, ये हाइट है ग्राउंड, या लेट्स से ग्राउंड को इधर ही बना देते हैं, ये है ग्राउंड। ठीक, तो कौन सा पाथ चूज करना बेटर रहेगा, बताएं। पाथ नंबर 1, 2, 3 कौन सा चूज करना बेटर रहेगा व्हेन ड्रॉप्ड 3 फ्रॉम हाइट? 1 सोच लो। 2 तो बिल्कुल नहीं, 1 और 3 में अच्छे से एक 30 सेकेंड दो, सोच लो फिर बताना 1 एंड 3 में क्या है। यूज द लॉजिक ऑफ मिड वैल्यू, मिड वैल्यू लॉजिक यूज करके बताना विच ग्राफ इज करेक्ट। 1 1 ठीक है, देख लेते हैं। 3 ड्रॉप्ड फ्रॉम 1 अ हाइट, 1 ठीक है, व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, अरे ठीक है, 3 कोई बात नहीं, देखते हैं। ये बताओ अगर ड्रॉप किया है तो पहले ज्यादा कवर करता है या बाद में? बाद में। बाद में। बाद में। व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, सो पहले स्लो होता है बाद में फास्ट होता है, इनिशियली स्लो आफ्टरवर्ड्स फास्ट। सो इसका मतलब ये है कि इनिशियली कम कवर करेगा और बाद में ज्यादा करेगा। तो मिड वैल्यू चेक कर लेते हैं, ऐसे मिड वैल्यू बना दो। सो देखो किस ग्राफ में पहले कम ट्रैक कवर किया है, 1 में या 3 में? 1 में। 1 में। सो द करेक्ट आंसर इज 1। क्लियर, सबको समझ आया? तो ये वेरिएबल ग्राफ देखने का मैंने रीजन बताया कि आपको पता होना चाहिए डेटा, और फिर कॉमन सेंस लगा सकते हैं आराम से, मिड वैल्यू लॉजिक। तो इधर आप ये याद कर सकते हो, ये जो मैंने यहाँ पे बताए कि कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है, वो सब तो मैं अभी और एक्सप्लेन करूंगा, बट ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 ही पाथ हो सकते हैं, इधर स्ट्रेट जाएगा या तो किसी कर्व पे जाएगा। कर्व 2 टाइप के हैं, आप मिड वैल्यू लॉजिक से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक अभी सबको समझ आया? यस ओके, वेरी गुड। अब बात करते हैं कि स्लोप की मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो क्या था, नेचर। अभी तक हमने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई ना। सो अब हम बात करते हैं एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्लोप कैसे निकालेंगे। सो लेट्स से न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्लोप। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्लोप एकदम क्लियर है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, लेट्स से ये x है और ये y है। ठीक है, मैंने एक स्लोप बना दिया, लेट्स से ये लाइन बनी हुई है। ठीक है, ये है, तो ये लाइन बनी हुई है। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला जो मैं पॉइंट लिखूंगा, वैल्यू ऑफ स्लोप इज इक्वल टू y बाई एक्स। सो कितना आंसर आ जाएगा, 10/4। डन, 4 यस सर। 10/4। ये चीज तो सबसे पहले याद रखनी है। ये मैंने समझाया था कि स्लोप में कौन सी क्वांटिटी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़े ना बताया था कि इस तरह से निकालते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखें, ऑलवेज मेक, या ऑलवेज मेक अ
राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, क्यों ट्रायंगल? टू फाइंड tan थीटा। क्लियर? बिकॉज जो स्लोप होता है वो एक्चुअल होता है tan थीटा। ये स्लोप की एक्चुअल डेफिनेशन है। तो इसका मतलब अगर आपको कभी भी स्लोप बताना है तो कभी भी ऐसा पॉइंट वाइज मत करो, ऑलवेज मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। डायगोनल हमारे पास है ही, एक बेस बनाएंगे और एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो चेक करो कि बेस की डिस्टेंस कितनी है, 4 minus ये 1 कितनी हो जाएगी 4 - 1 मतलब कितनी 3, 3 और ये हाइट चेक करो 5 5, 10 - 5 it is 5. So 5. always solve the slope using a triangle pattern. So अगर मैं अब आंसर करूं तो अभी आप लोग को क्लियर समझ आ गया होगा। स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा, root 34 यस, विच वी कैन सॉल्व 5/3। क्लियर? परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा स्लोप का। ये एकदम करेक्ट है। डन? सबको समझ आया Yes. यार? ओके, Hmm. चले एक और एग्जांपल दे देता हूं। Okay, now question is, find the slope at x is equal to 3 and x is equal to 8. चले फाइंड करें। सो पहले आपको गेस करना पड़ेगा कि 3 पर वैल्यू कितनी होगी। बताओ 3 पर ये वैल्यू कितनी होगी। जस्ट यूज अ कॉमन यूनिटरी मेथड। 3 पर वैल्यू बताए मुझे। 50. हाउ मच? No, sir. Wrong. 37. 35। वेरी गुड यार, सबको समझ आया कि नहीं? इट इज जस्ट अ यूनिटरी मेथड, इट इज जस्ट अ यूनिटरी मेथड। 5 है यहाँ तक और यहाँ 50 से 25 आया है। सो आप गेस कर सकते हो कि ईच वन कंटेन्स अ ड्रॉप ऑफ 5। सो यहाँ पे 3 मतलब 15 का ड्रॉप हुआ, सो 25 आ जाएगा। बट मैं सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं, स्लोप इज इक्वल टू 35/3। ये होगा क्या? नो, No, sir. ये सबसे रॉन्ग मेथड है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, अच्छा, अब काम की चीज समझना है कि ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल हम कौन सा बनाएंगे? हमसे पूछा x इज इक्वल टू 3 पर, तो 3 पर ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? ये वाला ट्रायंगल बना सकते हैं, ये ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है आप कोई सा भी ट्रायंगल बना सकते हो। मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए, आप ध्यान दें। एट एनी पॉइंट on the line, on a straight line, the slope is same
किसी भी स्ट्रेट लाइन पे, किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन द स्लोप इज सेम, क्योंकि मैंने बताया यार स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो, कहीं पर भी देखो उसका एंगल सेम है, तो इसका मतलब कभी भी किसी पॉइंट पर फाइंड ही मत किया करो। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कैसे फाइंड किया करो, उस पूरी लाइन का स्लोप। सो एट एनी पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन द स्लोप इज सेम, सो ऑलवेज find the slope of line not the point। क्लियर? तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 पे आपसे स्लोप पूछा है, आपसे पूछा है स्लोप एट x इज इक्वल टू 3। आपको x इज इक्वल टू 3 पर फाइंड ही नहीं करना, आप सीधे क्या फाइंड करो, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, which line is it is PQ। So from the graph slope of line PQ, पूरा PQ का ट्रायंगल बना लो। तो आपको बेसिकली अगर मैं अभी आइडिया दूं तो ये 35 और 3 सोचने की जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ क्या करना था, इस पूरी लाइन का ट्रायंगल बना लेना था। अब इस लाइन के ट्रायंगल में बताओ यार क्या है ये डिस्टेंस, 5, और ये हाइट कितनी है, 25 50 minus 25 it is 25। Yeah, so the slope should be perpendicular value divided by base value, so the answer will be 5। 5 clear? और माइनस वाला yes, अभी एक गलती है इस 5 में, एक चीज हम मैथमेटिकली 0 नहीं बता माइनस सकते कि ये लाइन का स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। तो ये इसलिए मैंने पहले सिखा दिया था कि स्लोप आपको पहले से सीख लेना है कि ये लाइन का स्लोप कैसा है, नेगेटिव। कैसे चेक कर सकते हैं बताया था ना, एक पॉइंट रखो और ट्रायंगल बना लो, देखो 90 से ज्यादा है एंगल, ठीक है। सो मैंने बताया था कि बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि स्लोप क्या है, नेगेटिव है, आंसर आएगा -5। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था, स्लोप एट 8 x इज इक्वल टू 8। तो क्या x इज इक्वल टू 8 पे फाइंड करने की जरूरत है, नहीं, 0 नहीं सीधे 0 बोलेंगे स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन QR। QR। QR लाइन का फाइंड करने की जरूरत है क्या, नहीं, आंसर नहीं। डायरेक्टली क्या होगा, 0 है। 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो एंगल 0 है, थीटा 0 है, मतलब स्लोप भी 0, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा ना QR का। सो मुझे लगता है कि आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस स्लोप, आइडिया ऑफ स्लोप। स्लोप सबको क्लियर है ना, Yes, sir. पक्का स्लोप सब फाइंड कर लेंगे, वैल्यू ऑफ स्लोप, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्लोप। ओके, चलो एक और एग्जांपल ऐड कर देते हैं। ओके, देखिए तो दो चीजें हमसे पूछी है, फेक कर्व को हमने एक अलग तरीके से डिजाइन कर दिया है और कुछ डेटा गिवन है, आपको y की वैल्यू बतानी है, बताए कैसे बता सकते हैं। Right. 5√3 पक्का,
यस सर। सबको समझ आया? y की वैल्यू क्या होगी? 5√3 5√3 पॉजिटिव। ओके, हाँ सो इस तरीके से लिख सकते हैं 1060 इज इक्वल टू y की वैल्यू अपॉन x की वैल्यू, और ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू y ओवर x की वैल्यू है 5, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5√3। तो ये जो आपका ज्ञान है, क्या यार इतना तो अभी समझा रहे थे, इतना इमोशनल क्यों हो जाते हो? y/x लिखते हैं क्या तुरंत? ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल देखो, ये 5 है क्या? ये 5 है क्या? नो अरे सर। यस सर मतलब क्या? नो नहीं, सर। नो सर। तो ये 5 नहीं है, so इसका मतलब वी कैन नॉट डिटरमाइन द y। कोई मेथड नहीं है, जब तक कि आपको ये ना बता दे तो y नहीं बता सकते हम, ठीक है? सो y कैन नॉट बी सॉल्व्ड। तो आंसर हो जाएगा इसका इनसफिशिएंट डेटा, ठीक है? इधर नन ऑफ दीज और इनसफिशिएंट डेटा। हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए था कि वो स्लोप वाली लाइन कहाँ पे कट करेगी, बट हम एक चीज सॉल्व कर सकते हैं। बताएं क्या सॉल्व कर सकते हैं? स्लोप। स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप एट x इज इक्वल टू 5, वो तो टेंजेंट का एंगल ही होता है ना, तो वो हम लिख सकते हैं। स्लोप कितना हो जाएगा? 1060 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा स्लोप का √3, ठीक है? तो मुझे लगता है स्लोप के बारे में सबको आइडिया लग गया होगा, क्लियर? स्लोप से रिलेटेड किसी को डाउट कुछ? स्लोप की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? नो सर। ओके गुड, ठीक है। तो आज सिर्फ आपको याद रखना है, मैं सिर्फ आज सिखा रहा हूं आपको वैल्यू, स्लोप एंड एरिया। कल मैं इस पे बेस्ड फिर क्वेश्चन आपको कराऊंगा कि कैसे कैसे डिफरेंट तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि कौन सा स्लोप कैसे मैच करेगा, ठीक है? सो ये लेक्चर रिवाइज जरूर कर लें कि हाउ वी टेक डिफरेंट स्लोप्स, हाउ वी टेक डिफरेंट एरियाज। चले तो एरिया की बात कर लेते हैं। स्लोप का के बारे में तो काफी बातें हो गई हैं, एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं। अच्छा, एरिया अंडर द कर्व, तो ये यार बहुत ही सिंपल सा बात है, कुछ भी नहीं है। लेट्स से ये ग्राफ बना हुआ है, लेट्स से ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है? सो एरिया अंडर द कर्व मतलब है इस ग्राफ के नीचे का एरिया। दिस इज कॉल्ड एरिया अंडर द कर्व। तो समझ गए? अगर थोड़ी बहुत मैथ आती है, अब मैथ मतलब ये नहीं बायो वाले टेंशन लेने लग जाए सर हमें तो मैथ नहीं आती है, हम तो 10th पास ही नहीं है, ठीक है? सो ये टेंशन नहीं लेने लग जाना है, इतनी मैथ आपको मैं सिखाऊंगा यहाँ पर। सो ये हो गया एरिया। अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ अच्छे से आती है तो आपको पता होगा कि यार ये एरिया फाइंड करना टफ है, ठीक है? इसके लिए टफ है, बट ये इजी है, ये इजी है। तो ये एरिया के लिए आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ देगा, ठीक है? वो जुगाड़ क्या होगा वो हम अभी बता रहे हैं। ये एरिया आप सिंपल मैथ से निकाल सकते हो, ठीक? बताते हैं कैसे निकाल लेते हैं, ठीक? कैसे निकाल सकते हैं? ये इधर ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा सकते हो और दो पार्ट में कर सकते हो, ठीक? यस सर। ये हो गया रेक्टेंगल और ये हो गया अपना ट्रायंगल, ट्रायंगल। ठीक है? तो ये ट्रायंगल और ये एक रेक्टेंगल पे निकाल सकते हो। तो मैं अगर बात करूं कि अगर ऐसा कुछ है तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रापेजियम, ठीक है? ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ठीक? अच्छा, अभी इसका मतलब ये आपको पता ही होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है? प्लस अगर इसमें चाहिए बेस इनटू हाइट, कितना बेस है इनटू हाइट,
लेंथ इनटू विड्थ, जो भी आपको बोलने का मन हो वो। तो मैं एरिया में उतना कुछ टेंशन नहीं ले रहा हूँ। इस वाले एरिया के बारे में बात करते हैं। अच्छा, कोई गेस कर सकता है ये एरिया कैसे निकालेंगे हम? देखें किसी की मेमोरी थोड़ी सी तेज हो, याद हो। मैंने बताया है बट ऑफ कोर्स याद नहीं होगा आपको। क्या करना पड़ेगा? Integration. इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यार, वेरी गुड यार। सो अभी समझ में आ गया। अगर इसका एरिया निकालना है और लेट्स से ये एक फंक्शन है y एज अ फंक्शन ऑफ x है, ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ y इंटीग्रेशन। dx। अच्छा, लिमिट लगानी पड़ेगी जहां से जहां तक चाहिए। मान लो x1 से x2 तक चाहिए, तो ये लिमिट लगा देंगे x1 से x2। समझ आया क्या? अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या है? तो बेटा बेसिक मैथ में मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको याद है ना? बेसिक मैथ यस में सर। इंटीग्रेशन और ये लिमिट लिखना। तो टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट हम लेक्चर में जब न्यूमेरिकल सॉल्विंग करेंगे तो आप लोग को काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर? ये वाला पार्ट समझ में आया? ये कैसे हो सकता है, ये वाला कैसे हो गया? यस सर। ठीक Yes, है। sir. अच्छा, अब इसमें भी थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो वो भी बात कर लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया, तो इसमें तो ज्यादा टेंशन नहीं है। एक भी टेंशन नहीं है। क्या? लेट्स से ऐसा ग्राफ बना हुआ है। सो इस चीज को हम बोलेंगे एरिया अंडर द कर्व। ठीक, अब इसमें समझना है कि जो एरिया ऊपर है ये वाला, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, और जो एरिया बिलो है वो हमारा बन जाता है नेगेटिव। नेगेटिव। समझ आया क्या? एरिया में तो कोई टेंशन नहीं है ना, पॉजिटिव नेगेटिव सिंपल है। यस सर। ओके, चले तो एरिया में कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक दो क्वेश्चन एक देख लेता हूँ, बेसिक से एग्जांपल दे देते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं एरिया। सो थोड़े से एग्जांपल टाइप देख लेते हैं। अभी ये दोनों चीजें समझ में आई? एरिया अंडर द कर्व कैसे निकाल सकते हैं? यस सर। ओके, Yes. चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। आंसर किसी को बोल के नहीं बताना है, सॉल्व करके रख लो, मैं चेक कर लूंगा अभी। ओके, तो पहले ही मैं ये चीज बता दूं कि ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है। ठीक है, इतना इजी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मुझे पॉजिटिव एरिया फाइंड करना होगा, अच्छा मैंने दोनों को येलो कर दिया। जब हमें पॉजिटिव एरिया फाइंड करना होगा तो एक प्रॉब्लम आएगी, हमें ये बेस की विड्थ चाहिए होगी, मतलब
हमें ये पॉइंट फाइंड करना होगा। तो हमारा सबसे प्राइम टारगेट होना चाहिए टू फाइंड दिस पॉइंट। फाइंड दिस पॉइंट। किसी ने फाइंड किया क्या? ये पॉइंट क्या हो जाएगा? समवन आंसर। We cannot assume it gets 4. नहीं, सॉरी, exact value. What is this exact value? X is equal to how much is this point? Okay. देखिए, अगर ये पॉइंट आपको फाइंड करना है, देखिए मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो समझा रहा हूँ कि यार ऐसा कोई भी पॉइंट अगर आपको फाइंड करना है तो आप कुछ अजम्पशन ले लेते हैं कि लेट्स से दिस इज अवर x, ठीक है, या फिर a b c कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। तो आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हो, ऐसे मान लो b या p कुछ भी मान लिया, लेट्स से हमने मान लिया ये पॉइंट है p। तो अभी क्या करते हैं कि ये एक लाइन है पूरी, ये पूरी एक लाइन है, तो इसका स्लोप तो सेम रहेगा, चाहे आप इस तरफ से देखो या फिर इस तरफ से देखो। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इस लाइन का स्लोप हम सेम करते हैं। तो ट्रिक यहाँ पर क्या है कि स्लोप इक्वेट करते हैं बोथ ट्रायंगल में, ठीक। स्लोप पॉजिटिव ट्रायंगल वाले में या नेगेटिव ट्रायंगल में, किसी में भी, दोनों में स्लोप इक्वेट करना है। तो स्लोप आपको पहले पता होना चाहिए ना कि कितना होगा, ठीक, और फिर दोनों में काम बन जाएगा। तो स्लोप आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस लाइन का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से। समझ आया? सो अगर मुझे स्लोप ऑफ दिस लाइन चाहिए, कुछ ये भी नेम दे देते हैं यार, ए बी, ये तो पी पॉइंट नहीं, ये सी दे देते हैं इस पॉइंट को, और ये पॉइंट हो गया डी, सॉरी लाइन को नेम देंगे हम। सो ये पॉइंट हो गया हमारा डी, ठीक। तो सबसे पहली चीज हमें निकालनी है स्लोप ऑफ बी डी। बी डी का हमें स्लोप निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, tan थीटा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो देखो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 28, डन। और बेस कितना है, 2। ओके, सो 28/2 कितना है, 14। ऑफ कोर्स नेगेटिव का है, नेगेटिव से हमें उतना ज़्यादा मतलब नहीं, हमें 14 से मतलब था, ठीक। तो अगर हमें स्लोप पता चल गया तो अब हम यूज़ कर सकते हैं ना, इन ट्रायंगल बी सी, और इस वाले ट्रायंगल का भी नाम दे देते हैं कुछ, ये लाइन हटा देते हैं, इसका नाम दे देते हैं पी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल बी सी पी, तो बिकॉज लाइन वही है तो स्लोप तो वही रहेगा ना। स्लोप क्या हो जाएगा, बी पी अपॉन पी सी, और जबकि स्लोप की वैल्यू क्या है, वो 14 ही आनी चाहिए, बिकॉज सेम लाइन है, सेम लाइन है। तो ये क्वेश्चन मैंने अच्छा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन दे दिया आपको, जिसमें स्लोप का लॉजिक भी मिक्स हो रहा है। सो बीपी की वैल्यू कितनी है, 20, पीसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से पीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 डिवाइडेड बाई 14, दैट मीन्स 10/7। क्लियर? अब हम यहाँ पे पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात करें पॉजिटिव एरिया, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव एरिया की बात करें तो एक रेक्टेंगल होगा, एक रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है, 2 and 20। सो इस पॉइंट को अगर हमने P नेम दिया है, लेट्स से इस पॉइंट को नेम दे देते हैं Q। सो P A B P Q प्लस एक ट्रायंगल B C P, इन दोनों का एरिया हो जाएगा हमारा पॉजिटिव एरिया। सो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 20 × 2 प्लस ये हो जाएगा हाफ इंटू हाइट इज 20 इंटू ये हाइट कितनी है, 10/7। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट कितना हो जाएगा ये, 20 × 2 40 प्लस 100/7।
280, सो 380/7। इस तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं पॉजिटिव वाला। अगर नेगेटिव एरिया पूछा है तो नेगेटिव एरिया, तो मुझे लगता है आप लोग नेगेटिव एरिया Slope. निकाल सकते हैं। पी क्यूब मान लेते हैं, ये पॉइंट तो सी है और इस पॉइंट को 5 वाले को नेम दे देते हैं आर। तो इसका मतलब किसका एरिया निकालना है? सी डी आर का, सी डी आर का। और वो एरिया आराम से हो जाएगा कितना? 1/2 इंटू बेस। बेस मतलब कितना हो जाएगा? बेस मतलब सी आर, सी आर इंटू हाइट कितनी है? 8। ठीक, अब बताओ सी आर कैसे निकाल लेंगे? पी सी अगर हमें आ गया है कि 10/7 है, पी आर कितना है? इस फिगर पे देखें, पी आर मतलब है टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक। सो पी आर में से पी सी माइनस कर देंगे। 2 minus 10. सी आर इज इक्वल टू पी आर माइनस पी सी। सो पी आर हमें पता है 2 है और ये 10/7। सो 14 माइनस 10 मतलब 4/7। तो ये चीज़ हम यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। इट विल बी हाफ इंटू 4/7 इंटू 8, तो 16/7। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन बेसिकली सिर्फ एरिया का नहीं है। इस क्वेश्चन को देने का पर्पस एरिया नहीं था, इस क्वेश्चन को देने का पर्पस है आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना था, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि जरूरी नहीं है कि आप ये पॉइंट लॉजिक से निकालें, आपको पूरी मैथ लगानी पड़ सकती है इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए। वो मैथ क्या है? पूरी लाइन का स्लोप निकालो और उस स्लोप को यूज कर दो आप अपना बेस फाइंड करने के लिए। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में ये चीज इजी होती है। मतलब सोचो अगर मैं क्वेश्चन ये दे देता आपको, देखिएगा ओके, लेट से मैं ऐसा कुछ दे देता, ये 30 दे देता, ये 20 दे देता और ये पूरी ये 0.5 दे देता, तो ये पॉइंट आप बता सकते थे? समझ गए ये पॉइंट कितना होना चाहिए? 3। क्लियर? क्योंकि इस बार वैल्यू बहुत ही सिंपल आ रही है। कैसे? अभी भी हम लॉजिक वही यूज कर रहे हैं, इस लाइन का हम स्लोप निकाल रहे हैं। तो देखो स्लोप मतलब क्या आ जाएगा? ये बेस 5 है और ये कितना है? 50, मतलब स्लोप कितना आ जाएगा? 10। और स्लोप 10 का मतलब होता है फॉर ईच वन आप कितना हाइट जाएंगे? 10। स्लोप का मीनिंग होता है फॉर ईच वन आप कितना हाइट जाएंगे? 10। तो अगर आप 30 हाइट गए हैं तो कितना जाना पड़ेगा आपको? 1 2 3 जाना पड़ेगा। स्लोप का फीलिंग आप ये समझ पाए? ये वाली फीलिंग, स्लोप 10 का मतलब ये है सर वो फॉर ईच -20 एक्स। क्या? वो -20 है ना? हाँ -20 यार, ठीक है यार, इतना टेक्निकल नो प्रॉब्लम, नहीं चलेगा। वो हाँ तो वो -20 है, वो समझ जाएंगे हम। तो ऐसे तो फिर ये स्लोप भी नेगेटिव है, तो वो टेंशन नहीं लेना है। वो जब अभी हम सिर्फ वैल्यू बेस्ड पे काम कर रहे हैं कि ये विड्थ कितनी होगी, इसलिए हम उतना नेगेटिव का ध्यान नहीं दे रहे थे। यस ओके चले, ठीक है यार, कोई बात नहीं। तो आई गेस ओके है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्लोप कैसे निकालना है। अगर थोड़ा कुछ डाउट लग रहा है तो एक बार लेक्चर रिवाइज जरूर कर ले, सारी चीज़ें एक बार क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर से हम इन पे बेस्ड और सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? ओके एवरीवन, देन बाय बाय Okay, एवरीवन। Sir, bye, sir. Sir, have a nice day. YouTube,